पढ़ेंगे चाल क्या होती है, फिर चाल के कुछ प्रकार होते हैं उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। देन फिर हम आएंगे वेग के ऊपर, फिर वेग के प्रकार के बारे में हम स्टडी करेंगे और कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी हम यहाँ सॉल्व करेंगे। तो पहला टॉपिक है चाल, इसे इंग्लिश में कहते हैं स्पीड। ओके, अब देखिए चाल क्या होती है। 9th-10th क्लास में आप लोगों ने फॉर्मूला तो पढ़ा होगा, चाल बराबर दूरी बटा समय, अच्छे से याद भी होगा क्योंकि हम लोग पढ़ लेते हैं ये। तो चाल क्या होती है, दूरी और जो समय होता है कि कितनी दूरी तय करी है और कितने समय में तय करी है, उनका जो अनुपात होता है वही हमारा क्या कहलाता है, चाल कहलाता है। ओके, अब फटाफट से हम लोग क्या करते हैं, इसकी बीमा निकाल लेते हैं। बीमा निकालना सीख चुके हैं ना, मुझे उम्मीद है सबको बीमा निकालना आ गया होगा कि हम डायमेंशंस कैसे निकालते हैं। मैंने जब आप लोगों को डायमेंशन का चैप्टर पढ़ाया था तो वहाँ मैंने कहा था कि जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज आगे आती जाएंगी हम सबकी बीमा प्लस यूनिट दोनों वहाँ निकालेंगे। तो बीमा क्या होगी, दूरी किसमें लेते हैं बच्चों हम, दूरी जो होती है वो कौन सी मूल राशि होती है, एक तरह से लंबाई तो मेजर करते हैं, तो ये हो गया L1, समय का होता है T1, ऊपर गया तो T-1, और जो चीज नहीं होती है उस पर पावर क्या लगा देते हैं हम, 0, क्योंकि हमें नॉर्मली MLT की फॉर्म में निकालना है, तो M0 L1 T-1। ओके गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मात्रक की बात कर लेते हैं। भाई दूरी होती है वो किलोमीटर में भी हो सकती है, मीटर में भी हो सकती है, सेंटीमीटर में भी हो सकती है। समय आपका क्या हो सकता है, घंटे में भी हो सकता है, सेकंड में भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर स्टैंडर्ड मात्रक देखें तो मीटर प्रति सेकंड, ऐसा ही की बात करें तो, क्योंकि ऐसा यही तो कहता है कि दूरी को लीजिए मीटर में और समय को लीजिए सेंटीमीटर में। बाकी किलोमीटर पर और भी हो सकता है, सेंटीमीटर प्रति सेकंड भी हो सकता है। तो ठीक है, कन्वर्जन करना आपको आना चाहिए कि भाई हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। ओके, चलिए, और चाल जो होती है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। क्या होती है बच्चों, स्केलर। क्यों, क्योंकि चाल का फॉर्मूला होता है दूरी बटा समय, और हम लोग लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं कि हमारी जो दूरी होती है, डिस्टेंस, वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है और समय तो स्केलर होता ही होता है, इसीलिए चाल भी कैसी हुई, स्केलर क्वांटिटी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आपको पता है ना क्या करना है, वीडियो को दोबारा देखना है और नोट्स आप लोगों को प्रॉपर्ली मेरे साथ साथ बनाना है। अब आते हैं हम टाइप्स ऑफ स्पीड पे कि स्पीड के कितने प्रकार होते हैं। तो स्पीड जो होती है वो 4 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, समान चाल, असमान चाल, औसत चाल और तात्क्षणिक चाल। अब हम इन चारों के बारे में पढ़ते हैं। सिमिलरली यही प्रकार वेग में होंगे, वहां चाल की जगह वेग आ जाएगा। ठीक है, पहले बात करते हैं समान चाल की। देखिए समान चाल क्या होती है, समान चाल होती है कि वस्तु जो होती है वो समान समय अंतराल में अगर समान दूरी तय करती है। यदि वस्तु के द्वारा समान समय अंतराल में तय की गई दूरी समान हो तो ऐसी चाल हमारी क्या कहलाती है, समान चाल कहलाती है। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं, एक वस्तु है जिसका x और t दिए हुए हैं कि भाई इतने इतने समय में ये इतनी इतनी दूरी तय कर रही है। t है आपका सेकंड में और x है आपका मीटर में। जब वस्तु t बराबर 0 है, अब एक बात मुझे बताओ, क्या t बराबर 0 कभी होता है, टाइम कभी 0 हो सकता है? लेकिन हम लोग तो नॉर्मली, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि आप लिख देते हो t बराबर 0 पे, लिखते हो ना। तो ये t बराबर 0 का मतलब ये नहीं है कि टाइम 0 हो गया। अरे टाइम तो कभी 0 हो ही नहीं सकता। इसका मतलब ये होता है कि जब से आपने ऑब्जर्वेशन करना शुरू किया है उस टाइम को हम t बराबर 0 लेके चलते हैं कि भाई अब हमने ध्यान देना शुरू किया है, अब हमने प्रेक्षण लेना शुरू किया है, तो उस टाइम को हम क्या लेके चलते हैं, t बराबर 0। तो t बराबर 0 का मतलब कभी भी ये मत समझिएगा कि t बराबर 0 मतलब समय 0 हो गया है। समय कभी 0 नहीं होता है, ये तो आपको पता है ना। जहां से आपने ऑब्जर्वेशन लेना शुरू किया है जिस टाइम पे, उस टाइम को हम क्या कहते हैं, t बराबर 0। चलिए, जब हमने ऑब्जर्वेशन लेना शुरू किया तो हमने देखा हमारी वस्तु रेस्ट में, ठीक है, यानी कि उसने कोई दूरी तय नहीं करी, रखी हुई है। फिर जब 1 सेकंड हुआ तो वस्तु 5 मीटर चल रही है। जब 2 सेकंड हुए तो वस्तु 10 मीटर पहुंच गई। जब 3 सेकंड हुए तो वस्तु 15 मीटर चल रही है और जब 4 सेकंड हुए तो वस्तु 20 मीटर चल रही है।
अब हमें यह देखना है कि वस्तु जो चल रही है यानी कि इसकी जो चाल है, स्पीड है, वो क्या समान है, यूनिफॉर्म है। चलिए देखते हैं। तो हमें क्या देखना है कि समय अंतराल भी समान होना चाहिए और उस समय अंतराल में तय की गई दूरी भी क्या होनी चाहिए, समान। जैसे इसके और इसके बीच का गैप 1 सेकंड, इसके उसके बीच का भी 1, इसके बीच का भी 1, यहाँ से यहाँ के बीच का गैप निकाला 5 मीटर, ये 10 मीटर, ये 15 मीटर और ये 20 मीटर। आया नहीं आया? अब देखो 1 सेकंड में वस्तु ने 5 मीटर चली ना, फिर अगले 1 सेकंड में वापस ये कितनी चली, 5 ही तो चली। ये देखो यहाँ पे भी, सॉरी, इसके और इसके बीच का गैप 5 मीटर, इसके बीच का गैप भी 5 मीटर, इनके बीच का गैप निकालना है हमें। हमें ये नहीं देखना है कि इस सेकंड के ऊपर इसकी चाल ये है, हमें वो नहीं देखना है। हमें देखना है कि इस समय अंतराल में इसकी दूरी है, इस समय अंतराल में इसने कितनी दूरी तय करी, इस समय अंतराल में कितनी करी, इस समय अंतराल में कितनी करी, हमें ये फाइंड आउट करना है। ओके, अब देखिए थोड़ा सा मैं इसको क्लीन कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। चलिए वापस देखते हैं। हमें क्या देखना है, हमें देखना है कि समान समय अंतराल में अगर वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी समान है तो हमारी चाल कैसी होगी, यूनिफॉर्म होगी। चलिए समय अंतराल देखिए 0 से 1 यानी कि 1 सेकंड। अगला समय अंतराल देखिए 2 में से 1 को घटाओगे तो 1 सेकंड, 3 में से 2 को घटाओगे तो भी 1, 4 में से 1 को घटाओगे तो भी 1, यानी कि समय अंतराल हमारा क्या है, समान है, हर 1-1 सेकंड के बाद हो रहा है। अब हम देखते हैं कि इस समय अंतराल में क्या वस्तु की तय की गई जो दूरी है वो भी समान है। चलिए देखते हैं। 0 से 5 के बीच का गैप 5, 5 से 10 के बीच का गैप भी 5, 10 से 15 के बीच का गैप 5 और 15 से 20 का बीच का गैप भी 5। तो देखो 1 सेकंड में वस्तु ने कितनी दूरी तय करी, 5 मीटर। अगले 1 सेकंड में भी कितनी दूरी तय कर रही है, 5 मीटर ही कर रही है। वापस अगले 1 सेकंड में देखिए तो 5 मीटर, उससे अगले 1 सेकंड में भी 5 मीटर, यानी कि समान समय अंतराल कितना है यहाँ पे, 1-1 सेकंड। समान हुआ? ऐसा तो नहीं कि किसी के बीच का गैप 2 है, ऐसा तो नहीं है, सबके बीच का गैप क्या है, समान। तो ऊपर भी दूरी में सबके बीच का गैप भी क्या है, समान। तो ऐसी जो चाल होती है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, उसे हम कहते हैं समान चाल। ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड है ये इसकी। चलिए समान समझ में आया। अब बढ़ते हैं असमान पे। असमान क्या होती है, नॉन यूनिफॉर्म की बात करनी है। यदि वस्तु के द्वारा, ध्यान से सुनिएगा, यदि वस्तु के द्वारा समान समय अंतराल में तय की गई दूरी असमान हो तो वस्तु की चाल असमान होती है। दूसरी डेफिनेशन और सुनिए, अभी समय अंतराल समान है लेकिन तय की गई दूरियां क्या है, असमान है। सेम इसको उल्टा कर दीजिए। अब क्या करेंगे हम, समय अंतराल अलग अलग है लेकिन तय की गई दूरी क्या है, समान, तो भी ऐसी चाल भी हमारी क्या कहलाएगी, असमान चाल कहलाएगी। जैसा एग्जांपल समझते हैं। पहला एग्जांपल ये गैप देखिए 1 सेकंड, इसके बीच का भी 1, इसके बीच का भी 1 और ये, यानी कि यहाँ पे हमारा जो समय अंतराल है वो समान है। अब आप चाल देखिए कि वो समान है या नहीं। यहाँ तो वो 5, चाल क्या सॉरी दूरी देखिए कि समान दूरी तय कर रही है या नहीं। यहाँ तो वो 5 मीटर चल रही है, यहाँ पे 17 में से 5 गए तो 12 मीटर चल रही है। फिर 25 में से घटाओगे तो कुछ और, फिर 25 में से 32 कुछ और। तो बताओ क्या ये गैप समान हो रहा है क्या, नहीं ना। पहले 1 सेकंड में ये 5 मीटर चल रही है, अगले 1 सेकंड में ये 12 मीटर चल रही है, उससे अगले 1 सेकंड में कुछ और चल रही है, उससे अगले सेकंड में भी कुछ और चल रही है। यानी कि ये जो गैप है ये हमारा समान नहीं आ रहा है, इसीलिए ऐसी चाल क्या होगी बच्चों, असमान होगी। सिमिलरली अब हम समय अंतराल को क्या करते हैं, बदल देते हैं और दूरी के अंतराल को सही सेम रखेंगे। देखिए 1, 0, 1, 7, 10, 13 सेकेंड। अब देखो गैप देखो, 0 से 10 के बीच का गैप 10, 10 से 20 का गैप, 10 से 20 के बीच का गैप भी 10, यहाँ पे 10, आगे भी ये रहेगा। यानी कि दूरी में अगर हम अंतर देख रहे हैं तो हमारा क्या है, समान है। लेकिन क्या समय समान है, 0 से 1 के बीच 1, 1 से 7 के बीच 5, 7 से 10 के बीच 3, यहाँ भी 3। तो पहले 1 सेकंड में ये 10 मीटर चली, उसके अगले 5 सेकंड, अब सेकंड 5 हो गया है, समय अंतराल
चेंज हो गया है, तो उसके अगले 5 सेकंड में ये 10 ही चल रही है, उसके अगले फिर 3 सेकंड है, फिर 3 सेकंड में ये 10 चली। तो ऐसी दोनों कंडीशन, ये और ये जो दोनों कंडीशन होती है, ये असमान चाल को प्रदर्शित करती है। ओके, समझ में आया? आई होप आपको डेफिनेशंस रटने की जरूरत नहीं पड़ रही होगी। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, देखो फिजिक्स में मेन चीज होती है कॉन्सेप्ट को समझना। अगर कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया तो आप इजीली वो टॉपिक लिख भी सकते हो और आपको वो लाइफ टाइम तक याद भी रहेगा। लेकिन जब कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आएगा तो क्या करोगे? रटोगे, और रटी हुई चीज ज्यादा देर तक नहीं टिकती है ना। इसलिए आपको बिल्कुल भी रटना नहीं है, चीजों को अच्छे से समझना है, उसके कॉन्सेप्ट को पकड़ना है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 2 चाल हमने पढ़ ली, कौन कौन सी? समान और असमान। अब तीसरी चाल होती है औसत चाल, इसे कहते हैं एवरेज स्पीड। क्या कहते हैं? ये स्पीड की स्पेलिंग गलत है, ये SPEED आएगा। ओके, एवरेज स्पीड, औसत चाल। एवरेज तो निकाला होगा ना, मैथ्स में बहुत बार निकालते हैं, एवरेज निकालिए, इसका एवरेज निकालिए। एवरेज कैसे निकालते हो? कुल बटा कुल करके निकालते हो, जो भी राशि होती है। तो यहाँ भी यही करना है, किसी वस्तु के द्वारा तय की गई कुल दूरी और उस कुल दूरी को तय करने में लगा कुल समय आपका क्या कहलाएगा? औसत चाल, एवरेज स्पीड कहलाएगी। ओके, अब देखिए औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है? कुल दूरी बटा कुल समय। दूरी का मतलब पथ लंबाई, पढ़ के आ चुके हैं ना हम, तो पूरी पथ लंबाई और पूरी समय अवधि, ये आपकी क्या कहलाएगी? औसत चाल। अब इसका मात्रक बताइए औसत चाल का। भाई कुल दूरी है तो भी मीटर ही रहेगा, कुल समय है तो भी सेकंड ही रहेगा। भाई टोटल करने से ये चीज थोड़ी बदल जाएगी, मीटर में मीटर को जोड़ोगे तो मीटर ही मिलेगा, सेकंड में सेकंड को जोड़ोगे तो सेकंड ही मिलेगा। तो मात्रक क्या होता है इसका? मीटर प्रति सेकंड। और एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, कुल औसत चाल निकालिए, औसत वेग निकालिए, ठीक है? तो आपको मात्रक पता होना चाहिए। आपका जो औसत चाल होती है वो कैसी राशि होती है बच्चों? अदिश। भाई चाल कोई सी भी हो, समान हो चाहे असमान हो, औसत हो कोई सी भी हो, कैसी होगी? अदिश ही होगी, स्केलर। और यह हमेशा धनात्मक होती है। क्यों धनात्मक होती है? क्योंकि दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है। ठीक है, दूरी को नेगेटिव देखा है क्या? नहीं ना। लास्ट वीडियो में भी हमने किया था कि भाई विस्थापन नेगेटिव जरूर था लेकिन दूरी नेगेटिव नहीं थी ना, इसीलिए यह हमेशा कैसी होती है? धनात्मक ही होती है। ओके, चलिए अब आते हैं तात्क्षणिक चाल। अब देखो तात्क्षणिक, इसके नाम में ही इसकी डेफिनेशन है। तात्क्षणिक यानी कि किसी क्षण पर वस्तु की जो चाल होती है उसे ही हम क्या कहते हैं बच्चों? तात्क्षणिक चाल कहते हैं। यानी कि पर्टिकुलर एक टाइम के ऊपर, उस समय उस पर्टिकुलर टाइम पर उस वस्तु की क्या स्पीड है, वही उसकी क्या कहलाएगी? तात्क्षणिक चाल कहलाएगी। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। आप लोग स्कूटी से जा रहे हो, किसी से भी जा रहे हो, ठीक है? अचानक से आपके फ्रेंड का फोन आता है और वो आपसे पूछता है, ठीक है, आपसे पूछता है कि बताओ अभी तुम किस स्पीड से हो। तो आप क्या करोगे? स्पीडोमीटर में देखोगे, स्पीडोमीटर में, और फिर बता दोगे कि मैं 50 से चल रहा हूँ या 40 से चल रहा हूँ। तो उस क्षण पर आपने जो स्पीड बताई ना, उस क्षण पर वही आपकी जो स्पीड होगी वो क्या कहलाएगी? तात्क्षणिक चाल कहलाएगी। ओके, तो किसी क्षण पर वस्तु की तात्क्षणिक जो चाल होती है उस क्षण पर वस्तु के तात्क्षणिक वेग के परिमाण के समान होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी तात्क्षणिक चाल और तात्क्षणिक वेग दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। क्योंकि आप एक पर्टिकुलर टाइम की बात कर रहे हो तो उस वक्त आपकी चाल भी वही होगी और आपका वेग भी वही होगा, ठीक है? तो वेग के परिमाण के बराबर होती है। चलिए, अब हम लोगों ने चाल के बारे में अच्छे से स्टडी कर लिया, चाल के प्रकार भी पढ़ लिए। अब आते हैं हम किसके बारे में? वेग के बारे में जानते हैं कि आखिर वेग क्या होता है। वेग को इंग्लिश में कहते हैं वेलोसिटी। क्या कहते हैं? वेलोसिटी। और इसको हम वी से लिखते हैं, इससे स्मॉल वी लिखते हैं ना, और इसके ऊपर हम ये भी लगाते हैं, क्या है ये? एरो। और ये क्या बताता है? कि इसका परिमाण भी है और इसकी दिशा भी है। यानी कि वेग आपकी कैसी राशि है? सदिश राशि है। अब देखिए वेग होता क्या है? वेग का फॉर्मूला होता है विस्थापन बटे समय।
यानी कि विस्थापन में परिवर्तन की दर आपका वेग कहलाता है। दूरी में नहीं, विस्थापन में परिवर्तन की दर वेग कहलाता है। यानी कि अगर आपको वेग चाहिए तो आपको विस्थापन चाहिए होगा। क्या चाहिए होगा? विस्थापन। और जो हमारा विस्थापन है, हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं कि यह एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसीलिए हमारा वेग भी क्या होता है? एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। अब इसके मात्रक की बात करते हैं और इसकी डायमेंशन निकालते हैं। डायमेंशन, वेग हो या चाल, हम लोगों ने जब यूनिट एंड मेजरमेंट का चैप्टर पढ़ा था तो वहाँ दोनों की विमा समान आई थी, क्योंकि विस्थापन हो चाहे दूरी हो, हमें तो यहाँ पे क्या लेना है भाई? होती तो एक तरह से लेंथ ही तो है, तो इसकी क्या आएगी? m0 l1 t-1। मात्रक भी दोनों के सेम ही होते हैं, ऐसा ही तो होगा मीटर प्रति सेकेंड। बाकी तो फिर हमारी इच्छा, कुछ भी दे। ठीक है, चलिए। और कैसी राशि है ये? वेक्टर राशि है। अब बात करते हैं वेग के प्रकार की, टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। अभी मैंने बताया, जैसे हमने भी चाल के 4 प्रकार पढ़े हैं, वैसे ही वेग के भी 4 प्रकार होते हैं। ठीक है, चलिए। पहला है एक समान वेग। अब एक समान वेग होता क्या है? यदि वस्तु के विस्थापन का परिमाण, यहाँ आएगा वस्तु के विस्थापन का परिमाण का हो रहेगा, तथा दिशा दोनों समय के सापेक्ष नियत हो। क्या होने चाहिए? जो हमारा विस्थापन है उसका परिमाण भी और उसकी दिशा भी अगर समय के सापेक्ष नियत है तो ऐसा वेग हमारा क्या कहलाता है? एक समान वेग कहलाता है। अब मैंने दिशा की बात क्यों करी? क्योंकि जो वेग होता है वो विस्थापन में परिवर्तन की दर होता है और विस्थापन जो होता है उसका परिमाण भी होता है और उसकी दिशा भी होती है। और लास्ट वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर दिशा में परिवर्तन कर दिया जाए तो विस्थापन में परिवर्तन हो जाता है, होता है ना? हमने एग्जाम्पल भी किया था ना। तो जब अगर दिशा बदल दी तो क्या होगा? वेग भी बदलेगा ना। तो वेग बदल गया तो फिर एक समान हुआ क्या? नहीं ना। तो विस्थापन का परिमाण और विस्थापन की दिशा दोनों ही किसके सापेक्ष? समय के सापेक्ष क्या होनी चाहिए बच्चों? कांस्टेंट होनी चाहिए। नियत को हम क्या कहते हैं? कांस्टेंट। तो ऐसा वेग हमारा क्या होगा? एक समान वेग होगा। यानी कि जैसे देखो, कोई वस्तु ऐसे चल रही है, ठीक है, और ऐसे चलते चलते अचानक वो ऐसे चली गई। अब बताओ, क्या इस स्थिति में उसका वेग एक समान होगा? आप चेक करिए, ऐसे चली, यहाँ जाके बताओ वस्तु ने अपनी दिशा को बदला या नहीं बदला? पहले वो सीधी चल रही थी, अचानक वो नीचे की तरफ चली तो दिशा बदल गई। तो भले परिमाण बदला या नहीं बदला वो तो बात की बात है, लेकिन यहाँ से देख के पहले ही पता चल रहा है कि दिशा बदल चुकी है। जब दिशा बदल गई तो वेग भी हमारा क्या होगा? एक समान नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये हो गई एक समान वेग की डेफिनेशन। अब बात करते हैं असमान वेग की। अगर आपको वेग को असमान बनाना है तो या तो विस्थापन का परिमाण बदलना चाहिए या उसकी दिशा बदलनी चाहिए या दोनों ही बदले। ठीक है, तो ऐसा वही वस्तु का विस्थापन का परिमाण या दिशा नियत ना हो समय के सापेक्ष, यहाँ लिख लेना एक लाइन और, समय के सापेक्ष नियत ना हो, तो ऐसा वेग हमारा क्या कहलाता है बच्चों? असमान वेग कहलाता है। ओके, चलिए अब आते हैं औसत वेग पे। इंपॉर्टेंट तो यही है, ठीक है, न्यूमेरिकल्स तो यहीं से ही आएंगे। अब देखिए औसत वेग, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या? वही एवरेज तो कुल दूरी बटे कुल समय, लेकिन हमें यहाँ दूरी नहीं लेनी है, हमें यहाँ विस्थापन की बात करनी है। तो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन या विस्थापन, ये विस्थापन है। विस्थापन और समय अंतराल का जो अनुपात होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? एवरेज वेलोसिटी। यानी कि विस्थापन में परिवर्तन बटे समय में परिवर्तन का अनुपात हमारा क्या कहलाएगा? एवरेज वेलोसिटी कहलाएगा। और जो एवरेज वेलोसिटी होता है इसको वी बार लगाना है इसके ऊपर, ये वी होता है, इसके ऊपर ये बार। देखो एक तो लगाता है एरो नहीं, एरो तो स्केलर क्वांटिटी बताता है, बार होता है जो एवरेज को बताता है। ठीक है, बार का मतलब एक सीधी लाइन लगानी है बस ऊपर, और उसे कहा जाता है बार। ठीक है, तो इसको वी बार से प्रदर्शित करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है वी बार x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। और x2 माइनस x1 को हम डेल के फॉर्म में लिख सकते हैं, पढ़ा था ना हमने लास्ट वीडियो में, डेल्टा x अपॉन डेल्टा t। जैसे कोई वस्तु है वो t1 समय पर x1 पे है
t2 पे x2 पे है, तो इसका विस्थापन परिवर्तन कितना हो गया, डेल्टा x, समय परिवर्तन कितना हो गया, डेल्टा t, और इन दोनों का जो अनुपात है वही हमारा क्या होगा, वेग, सॉरी औसत वेग होगा, और इसे हम लिखते हैं v बार। ये हो गया। चलिए अब देखिए, औसत वेग हो या वेग हो, वो भी क्या होती है, एक सदिश राशि होती है। अब देखिए औसत जो वेग होता है वो विस्थापन पे डिपेंड करता है। भाई औसत वेग या वेग ही विस्थापन पे डिपेंड करता है ना। तो औसत जो वेग है वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो चाहे जीरो हो, किसके ऊपर डिपेंड करेगा, विस्थापन के चिन्ह के ऊपर। क्यों, क्योंकि v बार कितना है, v बार है डेल्टा x अपॉन डेल्टा t, और डेल्टा x क्या है, x2 माइनस x1, ये बड़ा ये छोटा तो ये पॉजिटिव, तो वेग भी हमारा जो v बार है वो भी हमारा पॉजिटिव। अगर x1 बड़ा हो गया x2 छोटा हो गया तो ये नेगेटिव होगा, डेल्टा x होगा ना, तो v बार भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। अगर ये दोनों बराबर हो गए तो डेल्टा x जीरो, तो v बार भी जीरो। तो ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, विस्थापन के चिन्ह पर और उसके मान के ऊपर डिपेंड करता है। और ये विस्थापन के बारे में तो हम पढ़ के आ चुके हैं ना, पॉजिटिव नेगेटिव ये सब लास्ट वीडियो में। चलिए अब आते हैं तात्क्षणिक वेग पे। तात्क्षणिक वेग की वो डेफिनेशन, किसी क्षण पर वस्तु का जो वेग होता है, किसी पर्टिकुलर क्षण के ऊपर वस्तु का जो वेग होता है वही उसका क्या कहलाता है, तात्क्षणिक वेग। अब इसका फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तात्क्षणिक वेग को नॉर्मली v से ही लिखते हैं, ये होता है किसी क्षण पर, इसलिए हमने लगा दी लिमिट तभी तो यूज करते हैं हम। तो लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू जीरो डेल x अपॉन डेल t, और इसको पूरी फॉर्म में लिख सकते हैं डेरिवेटिव के रूप में, dx अपॉन dt। यानी कि अगर आपको तात्क्षणिक वेग निकालना है तो जो भी आपका विस्थापन है उसका डेरिवेटिव कर दीजिए, किसके रेस्पेक्ट में, t के रेस्पेक्ट में। और डेरिवेटिव करना आता है ना, अवकलन समाकलन, देखो ये तो आपको आना ही चाहिए क्योंकि आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, तो फिजिक्स में तो मैथ हर जगह यूज आएगी ना। तो अवकलन समाकलन उनके फॉर्मूले ये सब आपको आने चाहिए। तो अगर आप उसका अवकलन कर दोगे टी के रेस्पेक्ट में विस्थापन का, तो वो आपको क्या देगा, तात्क्षणिक वेग देगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब देखिए ये चीज मैं अभी भी बता चुकी हूँ कि किसी पर्टिकुलर क्षण के ऊपर तात्क्षणिक चाल हो या तात्क्षणिक वेग हो, दोनों क्या होते हैं, समान होते हैं। ओके, अब एक एग्जांपल लेते हैं। कोई कार है जो एक सरल रेखा में गति कर रही है, डायग्राम आगे, ओपी के अनुदिश गतिमान है। पहले तो कार, वो बोल रहा है कि कार जो है वो ओ से चलकर पी तक पहुंचती है कितने सेकंड में, यानी कि ओ से पी गई तब उसको टाइम लग रहा है 18 सेकंड का। ओके, चलिए फिर 6 सेकंड में क्यू पर जाती है, और जब ओ से पी गई और पी से जब क्यू गई तो यहाँ टाइम लग रहा है 6 सेकंड का, यहाँ 18 और यहाँ 6 सेकंड का। तो वो बोल रहा है कि इस कार की औसत वेग भी ज्ञात करिए, औसत चाल भी ज्ञात करिए। कंडीशन दे रखी है दो, पहले ओ से पी तक जाए तो इसका औसत वेग क्या होगा, औसत चाल क्या होगी, आप वो बताइए। दूसरा है पहले ओ से पी तक जा रही है फिर पी से क्यू पे वापस आ रही है, तो उस कंडीशन में भी आपको उसका औसत वेग और औसत चाल कैलकुलेट करना है। चलिए क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए ये रहा डायग्राम, ये रहा बिंदु ओ, ये रहा बिंदु पी और ये रहा बिंदु क्यू। पहली कंडीशन लेते हैं, हमारी जो कार है वो बिंदु ओ से पी तक जाती है, ये रही ओ से पी। भाई हमें जब चाल निकालनी है तो चाल के लिए तो क्या चाहिए, दूरी और समय, और दूरी मैंने निकालना सिखाया था कैसे, वस्तु के साथ साथ चलिए भाई वस्तु के साथ साथ चले। हम यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी तय करी हमने, भाई 0 से चले थे और 360 पे पहुंच गए, तो कुल दूरी कितनी हो गई, 360। कुल समय अगला दे रहा है इस दूरी के लिए 18 सेकंड, इसको आपने किया तो कितना आ गया, 20 मीटर प्रति सेकंड। चलिए ये तो आ गया हमारा औसत चाल, समझ में आया। चलिए अब क्या निकालना है, औसत वेग भी निकालना है। औसत वेग क्या होता है, v बार डेल x अपॉन डेल t, यानी कि विस्थापन देख लीजिए टोटल और टोटल समय देख लीजिए। अब देखो विस्थापन क्या होता है, बताया था मैंने, विस्थापन के लिए आपको वस्तु के साथ नहीं चलना है, आप ये देखिए कि वस्तु कहाँ से चल रही है और उसका एंड पॉइंट कहाँ है, उन दोनों के बीच का हमें अंतर करना है।
तो वस्तु यहाँ से चल रही है और यहाँ पे पहुंच गई, तो ये हो गई अंतिम स्थिति, ये हो गई प्रारंभिक। अंतिम माइनस प्रारंभिक स्थिति क्या कहलाती है? विस्थापन। तो 360 माइनस 0 और डेल्टा टी है कुल समय, इतनी दूरी को तय करने में लगा समय कितना है? 18। तो ये आप करोगे जब कितना आया? 20 मीटर प्रति सेकंड। यानी कि इस कंडीशन के लिए औसत चाल और औसत वेग दोनों क्या है? बराबर है। लेकिन हमेशा ऐसा हो जरूरी थोड़ी है। चलिए नेक्स्ट कंडीशन करते हैं। अब है जब कार ओ से पी तक जाकर वापस क्यू तक आ रही है, तो उस कंडीशन में हमें चाल निकालनी है और औसत वेग निकालना है। औसत चाल, कुल दूरी देख लो, कुल समय देख लो। कुल दूरी देखे, पहले ओ से पी जाना है, फिर पी से क्यू तक वापस आना है। देखिए ओ से पी तक गए 360, पी से क्यू तक गए, तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 120। इन दोनों को जोड़ा तो कितना आ गया? 360 120। समय कितना हुआ? ओ से पी तक के लिए तो अगला बोल रहा है 18 और पी से क्यू तक के लिए 6। इन दोनों को भी जोड़ दीजिए। जब आप करोगे तो कितना निकल के आया? 20 मीटर प्रति सेकंड। अब निकालिए औसत वेग। अब औसत वेग निकालना है तो विस्थापन देखना पड़ेगा। बताओ हमारा प्रारंभिक पॉइंट क्या? ओ। लास्ट का पॉइंट क्या? क्यू। बस इन दोनों के बीच का देख लो। ये देखिए, ये रहा ओ, ये रहा पी, तो 240 माइनस 0 डिवाइडेड बाई, समय तो पूरा ही रहेगा भाई, इतनी दूरी को तय करने में समय तो पूरा ही लगा है, तो समय तो पूरा ही रहेगा 24। समय को वो मत कर दीजिएगा, समय भी घटा दो, समय तो टोटल लेना है, बस विस्थापन में फर्क आएगा। तो 240 माइनस 0 और टोटल समय, तो ये आया 10 मीटर प्रति सेकंड। अब बताओ क्या दोनों बराबर आए? नहीं ना, तो बस जरूरी नहीं है ये दोनों बराबर हो। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। एक्स अक्ष के अनुदिश किसी गतिमान वस्तु की स्थिति निम्न सूत्र से व्यक्त की जाती है। आपको एक फॉर्मूला दे रखा है कि कोई वस्तु इस सूत्र के अकॉर्डिंग गति कर रही है, और वो है ऐसे, x बराबर है a प्लस बी टी स्क्वायर। यहाँ a की वैल्यू भी दे रखी है 8.5 मीटर, b की दे रखी है 2.5 मीटर प्रति, ये प्लस में आएगा भाई। यार रखोगे तो सेकंड स्क्वायर से सेकंड स्क्वायर कटेगा तभी तो मीटर आएगा, मीटर मीटर और एक्स में मीटर में। भाई आपको डायमेंशन चेक करना आ गया होगा ना, तो डायमेंशन के वो जो हमने एप्लीकेशंस पढ़े थे वहां से। अब वो बोल रहा है t को सेकंड में ले लीजिए, ले लेंगे। पहली कंडीशन t बराबर 0 सेकंड और t बराबर 2 सेकंड क्षण, वर्ड नोट करिए क्षण, पर वस्तु का वेग क्या होगा? यानी कि वो आपसे पूछ रहा है तात्क्षणिक वेग। भाई जहां क्षण की बात कर दे वहां तात्क्षणिक वेग पूछ रहा है वो। दूसरा है t बराबर 2 सेकंड और t बराबर 4 सेकंड की मध्य समय अंतराल में वस्तु का औसत वेग क्या होगा? चलिए निकालते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। पहले हमें क्या निकालना है? तात्क्षणिक वेग। तात्क्षणिक वेग क्या होता है? dx अपॉन dt। x की वैल्यू आपको दे रखी है, ये रही, इसका डेरिवेटिव कीजिए। आप देखो ये तो एक कांस्टेंट राशि a है या नहीं? कांस्टेंट राशि का डेरिवेटिव 0, इसका करोगे t के रेस्पेक्ट में तो 2 बाहर आ जाता है। वो फॉर्मूला पढ़ा है ना, x की पावर n क्या होता है? n x की पावर n माइनस 1। भाई d ओवर dx x की पावर n होता है n x की पावर n माइनस 1। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। यहाँ से करिए, ये 2 बाहर आ गया, b तो एज इट इज कांस्टेंट है, पहले ही बार निकल गया, और t की पावर 2 माइनस 1 किया तो 1। इस फॉर्मूले से यहाँ लगाइएगा, v निकल गया ना। चलिए अब आपको b की वैल्यू दे रखी है, कितनी है? अगले ने दे रखी है 2.5 इंटू टी, टी तो एज इट इज है, तो ये आ गया 5t मीटर प्रति सेकंड। अब वो आपको t की वैल्यू भी दे रहा है, क्या? एक तो 0 दे रहा है और एक दे रहा है 2। पहले 0 पे निकालिए कि जब t बराबर 0 है तो उस कंडीशन पर तात्क्षणिक वेग क्या था, तो यहाँ 0 रख दीजिए तो 0 हो गया। तो उस कंडीशन पे हमारा तात्क्षणिक वेग क्या है? 0। जब t बराबर 2 सेकंड हुआ तब तात्क्षणिक वेग क्या होगा? तो यहाँ t बराबर 2 रख दीजिए, 2 रखा तो आ गया 10 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो ये हो गए पर्टिकुलर क्षण के ऊपर, ये सेकंड इधर है कोई ना, तो ये हो गए किसी पर्टिकुलर क्षण के ऊपर वेग, इसलिए हमने इनको क्या कहा? तात्क्षणिक वेग। और हम फॉर्मूला आपको याद रखना है और डेरिवेशन करना आपको आना चाहिए, तो डेरिवेशन के फॉर्मूले आप लोग याद कर लीजिएगा।
अब वो औसत वेग भी पूछ रहा है। देखो औसत जो वेग होता है वो होता है डेल एक्स, ये डेल करिए, डेल एक्स है ना, x2 माइनस x1, भाई ये तो तात्क्षणिक का हो जाएगा, x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। अब देखो v बार निकालना है। अब वो बोल रहा है कि कौन से टाइम के ऊपर निकाल रहा है। क्वेश्चन पे देखिए 2 सेकंड और 4 सेकंड के मध्य अंतराल में आपको औसत वेग निकालना है। तो 2 और 4 सेकंड पर आप x देखिए, यहाँ जब 2 पुट करोगे t बराबर तो x आ जाएगा, जब t बराबर 4 पुट करोगे तो भी x आएगा, तो उनको घटाना ही तो है बस। ये देखिए तो यहाँ पे x t बराबर 4 माइनस x t बराबर 2 और t2 माइनस t1, इसमें वैल्यू पुट कर दी। ये था ना मेरा फॉर्मूला a प्लस बी टी स्क्वायर, पहले t बराबर 4 पुट किया, फिर t बराबर 2 किया और t2 माइनस t1 क्या है 4 माइनस 2। इसको आप सॉल्व करोगे, a से a कट गया, इसमें से इसको घटाओगे तो 12b बचेंगे और नीचे डिवाइडेड बाय 2 है तो ये आ गया 6b और b की वैल्यू दे रखी है तो रख दीजिए। ये v की वैल्यू है, ये यहाँ रखी, तो बताइए औसत वेग कितना आया, 15 मीटर प्रति सेकंड आया। ठीक है, तो इस तरह से आपके एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि वो कोई भी एक पोजीशन वेक्टर आपको दे देगा, ठीक है, वो पूछ लेगा कि इस क्षण के ऊपर बताइए इसका वेग क्या है, तो आपको डेरिवेटिव करना है। वो बोले औसत वेग बताइए इस और इस टाइम के बीच का, तब आपको उस पर्टिकुलर टाइम के बीच में उस वक्त उसकी स्थिति क्या है वो निकाल लीजिए, दूसरे टाइम के बीच में उसकी स्थिति निकाल लीजिए, दोनों को माइनस करना है, डिवाइडेड बाय समय का अंतराल लेना है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। बुक में और भी एग्जांपल्स है बच्चों, आप लोग करिएगा, बुक के पीछे जो क्वेश्चंस है आप लोग वो भी ट्राई करिएगा, खुद से आपको वो क्वेश्चन ट्राई करने हैं, आपको यहाँ भी करवाए जाएंगे, लेकिन एक बार आप लोग पहले खुद ट्राई करिएगा। ठीक है, तो अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम पढ़ेंगे त्वरण के बारे में, एक्सलेरेशन। भाई हमने वेग पढ़ लिया और वेग का संबंध होता है त्वरण से, ठीक है, क्योंकि त्वरण वेग पे डिपेंड करता है। तो अब हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट जो वीडियो उसमें हम पढ़ेंगे त्वरण के बारे में। तब तक आप लोग चाल और जो वेग हमने आज पढ़ा है उससे रिलेटेड सारे न्यूमेरिकल्स आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। तो बने रहिएगा मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।